तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे डेंगू फीवर के बारे में, इसके क्या कारण होते हैं, साथ ही कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, और जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर्स द्वारा कौन सी मेडिसिन है जो प्रिस्क्राइब की जाती है और कौन सी मेडिसिन है जो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हम बात करते हैं डेंगू फीवर की। तो डेंगू फीवर इज़ एन इन्फेक्शन कोज्ड बाय द डेंगू वायरस। तो यहाँ जो होता है डेंगू फीवर डेंगू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण होता है, और यह वायरस जो होता है स्प्रेड होता है ह्यूमन में बाय मॉस्किटो बाइट। तो यहाँ जो वायरस होता है मच्छर के काटने से जो ह्यूमन्स या इंसान होते हैं उनमें फैलता है। और यहाँ होती है फीमेल एडिस इजिप्टी, जो कि एक मच्छर की प्रजाति होती है। मादा एडिस इजिप्टी मच्छर की एक मुख्य प्रजाति होती है जो कि डेंगू वायरस को फैलाती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला आता है हेडेक और हाई फीवर। तो जिस व्यक्ति को डेंगू फीवर होता है उसे जो होता है काफ़ी तेज़ सिर दर्द होता है और तेज़ बुखार आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख की कमी हो जाती है, बदन दर्द होने लगता है, साथ ही कुछ व्यक्तियों में जो होता है डायरिया की समस्या भी हो जाती है, उल्टी आना और थकान महसूस होती है, आँखों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होना, नाक से खून आना, रेड स्पॉट इन द बॉडी, शरीर पर लाल धब्बे का होना, यही सब सिम्टम्स या लक्षण आपको डेंगू फीवर में देखने को मिलते हैं। फीवर में हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, जैसे कि लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है ब्लड में कम हो जाता है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसके कारण जो होती है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो होते हैं कम हो जाते हैं, उसके कारण जो प्लेटलेट्स का काम होता है कि ब्लीडिंग को रोकना, तो उसके कारण जो होती है आपको ब्लीडिंग होने लगती है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, सीवियर वीकनेस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा जो होती है कमजोरी आ जाती है व्यक्ति को, या प्लेटलेट्स कम होने के कारण और ब्लड जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, उसके कारण जो होता है व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, या प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशन की हम बात करें तो मॉस्किटो कंट्रोल खासकर आपको करना होता है। उसके लिए गवर्नमेंट फॉगिंग वगैरह कर सकती है आपके एरिया में, जिसके कारण जो मच्छर होते हैं वो नहीं फैले और मच्छर कम हो जाए। इसके अलावा भी कई अलग अलग तरीके होते हैं जिसके कारण आप मच्छर को जो होते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं। आप इस तरीके के कपड़े पहने कि आपके हाथ और पैर अच्छे से ढक जाए। आप मच्छरदानी या जिसे हम मॉस्किटो नेट भी कहते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने चारों ओर सराउंडिंग में क्लीनिंग रखें या साफ़ सफाई रखें, जिससे कि मच्छर के जो खतरा होता है वो कम हो जाए। और जो ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी वगैरह होता है उसे जैसे मच्छर डेवलप्ड हो सकते हैं तो वहाँ अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। इसके अलावा भी आप जो अगरबत्ती वगैरह होती है जिसे मॉस्किटो रिपेलेंट या मच्छर अगरबत्ती अलग अलग तरीके होते हैं, कोयल वगैरह होती है, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। और अपनी फैमिली को और आपको जो मच्छर के खतरा जो मॉस्किटो जिसके कारण डेंगू जैसी जो फीवर हो सकते हैं उससे आप बचा सकते हैं। करते हैं डायग्नोसिस की। तो यदि आपको सिम्टम्स है तो आपको इमीडिएटली डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए। इसके लिए जो होता है आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए जिससे कि कंफर्म हो जाए आपको डेंगू फीवर। इसके अलावा जो होता है आपको मेडिकल हिस्ट्री आप बता सकते हैं अपने डॉक्टर को, या डिसीज़ कंडीशन के बेसिस पर भी डायग्नोसिस हो जाता है डेंगू फीवर के दौरान। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो यदि डेंगू फीवर का जो टेस्ट होता है पॉजिटिव आता है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो होता है ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यूज़ ओनली पैरासीटामोल। दूसरा ऑप्शन होता है पैरासीटामोल, तो आपको प्लेन पैरासीटामोल का ही यूज़ करना है। इसमें भी डेंगू फीवर में किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक या एनसेड क्लास की मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता है। बीपी को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। जो प्लेटलेट काउंट मॉनिटरिंग, तो जो प्लेटलेट काउंट होता है उसको भी रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। सपोर्टिव केयर इन हॉस्पिटल, जो पेशेंट को जो होता है ज़रूरत पड़ने पर सपोर्टिव केयर देनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। इंट्रावेनस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, तो यदि पेशेंट डिहाइड्रेशन फील होता है या उसको इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में कम हो रहा है तो ऐसे में जो होता है ओआरएस दे सकते हैं, या फिर इंट्रावेनस फ्लूइड से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन होता है इसमें यदि ब्लड लॉस हो जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है उसमें।
अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले आता है कि पानी क्यों पीना चाहिए। तो जो होता है पेशेंट को डेंगू फीवर के दौरान हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है। पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है या डायरिया मतलब कि दस्त हो सकता है। उस दौरान उसकी जो बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन रखना चाहिए, क्योंकि उसे ख़ास तौर पर एडवाइस देनी चाहिए कि पानी अच्छे से ले। साथ ही साथ जो होता है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करे। डेंगू फीवर के दौरान जो पेशेंट को 5 से 7 लीटर तक पानी पीना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे। साथ ही साथ जो जंक फूड या ऑयली फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड है यहाँ पर यूज़ ओनली पैरासीटामोल। यदि आपको फ़ीवर है और जो फ़ीवर है वहाँ 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक होता है तो पैरासीटामोल स्पेशली यूज़ करें, वो भी प्लेन पैरासीटामोल। उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करना है, जैसे कि पैरासीटामोल के साथ आपको डाइक्लोफेनिक या एसिक्लोफेनिक या फिर सेरोटोपेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेन पैरासीटामोल, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 mg की पैरासीटामोल को ही आप यूज़ करें। उसमें जो पैरासीटामोल होनी चाहिए उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। जो एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है जैसे कि एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, ये क्या कर सकती है कि जो प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफेयर कर सकती है, जिसके कारण जो होता है ब्लीडिंग हो सकती है। तो कभी भी एसिक्लोफेनिक या डाइक्लोफेनिक, एस्प्रिन हो गई या नेप्रोक्सोन, आइबुप्रोफेन, किसी भी तरीके को कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करना है। सिर्फ आपको प्लेन पैरासीटामोल ही यूज़ करना है। जो पैरासीटामोल होती है वह एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक क्लास की मेडिसिन होती है, जो होती है पेन और फीवर दोनों को कम करती है, जिससे पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ठीक हो सकती है। और एंटीबायोटिक का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो आपको डेंगू फीवर होता है वह एक वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण। इसलिए आपको एंटीबायोटिक टेबलेट का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो जो डेंगू फीवर की कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर प्रॉपर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, जिसमें 120 से हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और 80 से हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। साथ ही जो हार्ट रेट होती है वहाँ 72 पर मिनट होती है। इसमें क्या होता है कि हमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, और इस यहाँ हम स्फिग्नोमेनोमीटर या फिर जो डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं उनकी हेल्प से हम इसे मेज़र कर सकते हैं, जो कि हमें रेगुलर करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेटलेट मॉनिटरिंग, भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हमने शुरुआत में ही सीखा था कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि रेगुलर प्लेटलेट काउंट भी मॉनिटर किया जाए। इसके लिए जो होता है ब्लड टेस्ट से प्लेटलेट काउंट का पता चल सकता है। है सपोर्टिव केयर इन हॉस्पिटल। तो यदि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड करने की ज़रूरत पड़ती हो तो उसको प्रॉपर सपोर्टिव केयर मिलनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, जिससे कि जो डेंगू फीवर के सिम्टम्स कम हो जाए और पेशेंट जल्दी से रिकवर हो जाए। इंट्रावेनस फ्लूइड या आईवी फ्लूइड। तो जब भी पेशेंट डिहाइड्रेशन फील करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत होती है। आपके पास आईवी फ्लूइड का ऑप्शन होता है, तो आप पेशेंट की नीड और कंडीशन के अकॉर्डिंग आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं, जैसे कि एनएस नॉर्मल सलाइन, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन या डेक्सट्रोज सॉल्यूशन आते हैं, D5, D10 या D25। आप पेशेंट की कंडीशन और नीड के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। है ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न। तो ज़रूरत पड़ने पर प्लेटलेट भी डायरेक्टली पेशेंट को चढ़ाया जाता है, जो कि क्या होता है कि प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो आपके पास जो होता है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न का ऑप्शन भी होता है, जिससे कि पेशेंट का इलाज हो सके। तो जो होता है डायरेक्टली पेशेंट को चढ़ाया जाता है। हम बात करते हैं मेडिसिन फॉर लो प्लेटलेट काउंट की। तो इसमें आता है डोप्टेलेट टैबलेट, एवोट्रोम्बोपेग करके आती है, रोम्बिप्लोस्टिन के इंजेक्शन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एल्ट्रोम्बोपेग या इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं एंटीबॉडी प्रोटीन्स, इनके ऑप्शन होते हैं। तो हम एक एक करके बारी बारी से जानते हैं। बात करते हैं मेडिकेशन की। तो इसमें जो होता है रोम्बिप्लास्टिन का पाउडर आता है, जो कि वाटरफुल इंजेक्शन के साथ होता है। 250 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में 0.5 ml में होता है। यहाँ पेशेंट को स्पेशली जो होता है सबक्यूटेनियस ही रूट से लगाया जाता है, और जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जो होती है डोप्टेलेट की टैबलेट आती है, जो कि 5 दिन का स्पेशल कोर्स होता है, और पेशेंट को जो होता है 8 घंटे के समय अंतराल पर जो होता है एक दिन में 3 टैबलेट लेनी होती है, और यहाँ टोटल 15 टैबलेट होती है, और इससे 5 दिन के लिए दिया जाता है पेशेंट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे 1 में 3 टैबलेट, डे 2 में भी 3 टैबलेट। तो आपको जो होता है 8 घंटे के समय अंतराल पर इसको लेना होता है।
ते है रिवोलेट टैबलेट जो कि 15 mg में आते हैं। इसका जो सोल्ट कंपोजिशन है वो होता है वहाँ एल्ट्रोम्बोपेग, या फिर जो होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आता है रेक्लोन करके 15 mg का। इसमें जो होता है एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि पेशेंट को इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इसके अलावा जो होता है स्टेरॉइड का भी ऑप्शन होता है, जिसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर डेक्सामेथासोन या फिर बेटामेथासोन बीटामेथासोन यूज़ कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन की बात करें तो इसमें जो होता है कैरिप्रल टैबलेट आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें कि करिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, यानी पपीता के पत्ते का एक्सट्रैक्ट होता है। इसके अलावा भी जो हिमालय की टैबलेट आती है प्लेटेंजा की, वो दे सकते हैं, या प्लेटिंजन सिरप आता है, इसमें भी पपाया का एक्सट्रैक्ट होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।